लोग याद कर लें, क्योंकि सिलेबस याद रहता है तो यह रहता है कि हाँ, हमें प्रश्न कहाँ से पूछा है, उस प्रश्न को हम अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। हर एक टॉपिक क्रम के अनुसार अगर प्रश्न पूछता है तो वह आप ध्यान में आ जाएगा कि अगर टॉपिक से पूछा है तो उत्तर नहीं भी पता होगा तो टॉपिक की जानकारी होने से आप सही उत्तर लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य था कि सिलेबस तैयार रहना चाहिए। ठीक। सेना में धर्म शिक्षक का, जिसमें पहला टॉपिक 1 है भारत उपमहाद्वीप का भूगोल। आप लोग देख रहे होंगे सामने है। ठीक है। दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र और इसके निहितार्थ। दूसरा क्या है? भौगोलिक क्षेत्र और इसके निहितार्थ। इसमें हम लोग भौगोलिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे। की सारी सीमाओं से लेकर जो 22-60 किलोमीटर के रेंज में है, सारी तटीय क्षेत्र है, सागरीय क्षेत्र है, क्या कैसा है, उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है। इसमें टॉपिक 1 के बी में हम देखेंगे जलवायु परिस्थितियां। दूसरा क्या है? क्लाइमेट कंडीशन में क्या देखेंगे हम लोग? जलवायु परिस्थितियां। तो जलवायु परिस्थितियां कैसी रही है, कहाँ पर बारिश कब भारत में आती है, कौन से मानसून की दिशा क्या रहती है, मानसून की और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, इन सब चीजों को हम देखेंगे क्लाइमेट कंडीशन में। जल, जैसे गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, नदी है, कहाँ की कौन सी नदियां हैं, इन क्लाइमेट कंडीशन में ही देखेंगे, जलवायु परिस्थितियों में ही देखेंगे। तो टॉप सी में देखेंगे आप लोग तो इन्वायरमेंट है, जिसे कहते हैं पर्यावरण। ये देखेंगे कि से आता है। ठीक है। और पर्यावरण में हम ये देखेंगे कि कभी कैसे मौसम बदलते हैं। ठीक है। और जो भी जैसे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजें, वो सब हम लोग टॉपिक सी में देखेंगे। कर रहे हैं तो इस सिलेबस को एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा आप लोग। पहला जो टॉपिक 1 है महाद्वीप का भूगोल। ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सब कंटिनेंट जो लिखा है। ठीक है। तो उसका हिंदी है भारत उपद्वीप का भूगोल। उसके अंदर कुछ जियोग्राफिक रीजन्स एंड इट्स मतलब भौगोलिक क्षेत्र और इसके निहितार्थ। बी हो गया क्लाइमेट कंडीशन, जलवायु परिस्थितियां। सी हो गया इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। डी हो गया पेड़ पौधे, वेजिटेशन मतलब वनस्पति या पेड़ पौधे। पेड़ पौधे वन्य जीव मतलब क्या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ डी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब वन्य जीव संरक्षण। ठीक है। इसमें कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व जो है कहाँ, ये सब कहाँ, कौन सा क्षेत्र में कौन सी चीजें रखी गई हैं संरक्षण में, और कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में हम देखेंगे संरक्षण को। फिर उसके बाद रिसोर्स कंसेप्ट एंड देयर इम्पैक्ट, संकल्पना और उनका प्रभाव। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आती है। रिसोर्सेज में क्या आता है? तो भूमि, क्या, लैंड एंड वाटर मतलब भूमि और जल। जैसे पूछा था नहीं, सेल्स क्या होते हैं, रेगूर मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी क्या होती है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। लैंड एंड वाटर, नीला होता है, कहाँ का जल पीला होता है, किस प्रकार से कहाँ का जल देखेंगे लैंड एंड वाटर में। रिसोर्स में यही सारी चीजें आती हैं। रिसोर्स में क्या आती है? दूसरा लिखा है देखिए मिनरल्स मतलब खनिज।
खनिज उत्पादन, जैसे तांबा हो गया, इन सब चीजों का उत्पादन कहाँ होता है। तो ये प्रश्न पूछा भी है कि क्या कहते मुनि, तांबा कहाँ होता है, ठीक है, लोहे के उत्पादन, इन सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे। ये किस में देखेंगे, रिसोर्स में। रिसोर्स में हम लोग किस में क्या देखेंगे कि भूमि और जल का उत्पादन या कैसे क्या होता है, ठीक है। दूसरा हो गया खनिज, दूसरा खनिज मतलब मिनरल्स, और तीसरा हो गया कृषि, ठीक है। तीसरा क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि मतलब कि हम कृषि में यह देखें भारत में किस क्षेत्र में दलहन का खेत ज्यादा होता है, किस क्षेत्र में चावल का खेती, सोया का खेती ज्यादा होती है। तो मतलब इसमें यह हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर किस चीज का कृषि क्षेत्र में वह राज्य कितना अग्रणी है, इन एग्रीकल्चर में देखेंगे, ठीक है। फिर मतलब अगर ये जो टॉपिक हम चल रहा है जियोग्राफी में, ये देखेंगे तो रिसोर्स की बातें करेंगे, या लैंड एंड वाटर, दूसरा हो गया मिनरल्स, तीसरा हो गया एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। औद्योगिक विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं। औद्योगिक विकास में जैसे कि ग्राम पंचायत में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पानी की टंकी लग रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है कहीं खुदाई हो रही है। तो उसमें औद्योगिक विकास में उन सभी चीजों को देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोई आवास निवास कैसे, तो रहने की घर गृहस्थी जो सरकार बनवाती है, से हम उसे उसका लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन सा नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। करंट से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल, आप लोग देख इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड और कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स मतलब व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य जैसे कृषि का सबसे बड़ा व्यापार होता है भारत में। आप लोग देखे होंगे कि किसानी मुद्दा अभी बहुत जोरों शोरों से रहा है। क्यों रहा है, तो बात यह है कि पहले जो जमींदार होते थे, जो जमीन मतलब जो खेती करते थे, उनको किस तरीके से एमएसएमई मिलता था और कैसे वह ट्रेड करते थे, कैसे अपने सब्जी और दलहन आदि जो भी खेती होती थी उनको कैसे वो क्रय और विक्रय करते थे, उसकी ट्रेडिंग। और भी चीज हैं जैसे भारत में व्यापार कैसे होता है, ठीक है, और वाणिज्य उसमें मतलब कैसे बढ़ोतरी होती है, उन सारी चीजों को कि तेल कहाँ से आ रहा है, ठीक है, गेहूं कहाँ से आ रहा है, चावल कहाँ से आ रहा है, दाल कहाँ से आ रहा है, किस देश से अगर हम लोग कुछ ले रहे हैं, प्याज इत्यादि, वो किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से व्यापार हो रहा है हम दोनों के बीच, कैसा कितना उसमें जीडीपी एनडीपी का मात्रा रही है, ठीक है। जैसे टैरिफ अभी लगा रही है अमेरिका करंट, वैसे भारत में ऐसे किस तरीके से बढ़ोतरी होगी इसमें, इन सब के व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। और फिर अगला है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन एवं संचार। संचार में तो आप 3G 4G 5G कुछ भी ले लीजिए, कम्युनिकेशन में कुछ भी ले लीजिए, इन सारी चीजों को देखेंगे कि कौन सी नेटवर्क कंपनियां भारत में, ठीक है। परिवहन में हम देखेंगे कि परिवहन में कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कार्य भारत में अभी अग्रणी चल रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो एक उदाहरण देता हूं, जो भारतीय सेना में प्रश्न और इवेंट पॉलिसी पूछी थी, भारतीय पूछा गया था पिछले के पिछले साल कि ऑड और इवेंट पॉलिसी कहाँ चलाई गई थी, तो नई दिल्ली में वो क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, ये परिवहन से ही प्रश्न था। और भी कई ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं परिवहन से, मैं आगे बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखेंगे सारी चीजें। दूसरा टॉपिक वन, ठीक है, भूगोल के अंदर में ये सारी चीजें आती हैं।
इसमें हम देखेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने कितने केंद्र शासित राज्य हैं, कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है, केंद्र हैं, और किसी संस्थान है और के लिए कौन में किन चीजों का किन 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 चीजों का बनाया गया है। तो ये सब चीजें हम भूगोल में ही देखेंगे। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी चीजों को हम इसी में देखेंगे। खनिज जैसे लोहा इत्यादि का उत्पादन हम देखेंगे मिनरल्स में, कि किस राज्य में कहाँ किस क्षेत्र का किस चीज का उत्पादन सबसे अधिक है, किस क्षेत्र में, ये हम देखेंगे खनिज में, का हम भूगोल में ही देखेंगे। इसके बाद आता है टॉपिक 2, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। तथ्य मतलब इंडियन हिस्ट्री में फैक्ट क्या है उनका, कैसे हम समझेंगे कि यह हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रोग्रेस डेवलपमेंट, मतलब प्रगति और विकास। इतिहास किस पर निर्धारित है, तो तथ्य पर। और उसका प्रगति कैसे और विकास कैसे होगा, तो तथ्य पर ही विकास होगा और प्रगति होगी इंडियन हिस्ट्री की। तो उसको बताता हूँ। जैसे कॉजेज ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता और असफलता के कारण। ठीक है, ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मतलब भारतीय इतिहास में अ, जो भी आताताई आए भारत पे आक्रमण किए, कौन जीता कौन हारा। ठीक है, और उसमें भारत का विकास कैसा रहा है। ठीक है, उसमें भारत का विकास कैसा रहा है, उन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, वही हिस्ट्री होता है। तथ्य और प्रगति, विकास, सफलता असफलता के कारण जो भी होते हैं, जो भी राष्ट्र में, वह यहाँ पे राज्य के हैं। ठीक है, राजा राजा और यहाँ पे अपना राजकाल किए, उसमें प्रगति कैसे रही, विकास का कैसा रहा भारत के इतिहास में, उन सभी विभिन्न सब कंटिनेंट एंड सोसाइटी पार्टी, मतलब जो विभिन्न छोटी मोटी घटनाओं के साथ जो है, उसमें भारत का समाज कैसा रहा, प्रभाव कैसा रहा, उन सभी चीज को देखेंगे। लेकिन किस समय में देखेंगे, फिर भी लिखा है क्या, फॉलोइंग पीरियड, मतलब किस समय देखेंगे ये सब चीजें, कि आपको सब चीजें मिल जाए। क्या मिल जाए भारतीय इतिहास में, फैक्ट्स, मतलब तथ्य मिल जाए। और फिर दूसरा क्या है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, मतलब प्रगति और विकास मिल जाए। फिर उसके बाद लिखा है कॉजेज ऑफ सक्सेस एंड फेलर्स ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मतलब कि सफलता और असफलता के कारण विभिन्न छोटी मोटी जो भी घटनाओं का भी हमें इतिहास मिल जाए। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ये बता रहा है भारतीय सेना कि कॉजेज ऑफ सक्सेस एंड फेलर्स, मतलब सफलता और असफलता के कारण विभिन्न छोटी मोटी घटनाओं का भी वर्णन मिल जाए। और इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है और जो समाज है, उसमें क्या प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास में, उन सब चीजों को आपको देखना है। पर उसमें भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा है। तो उसमें भी लिखे हैं उन लोगों ने कि निम्नलिखित अवधि क्या है, तो ए में क्या है, एशियंट पीरियड, मतलब प्राचीन काल। प्राचीन काल में क्या पूछेंगे, ठीक है, पहला ए है। ए में क्या है, एशियंट पीरियड। एशियंट पीरियड 3000 से लेकर 700, मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, तो वो लोग यह पूछना चाहते हैं फैक्ट्स और डेवलपमेंट, सफलता और असफलता, प्रगति विकास और तथ्य पूछेंगे। ठीक है, तो पहला हुआ ए, लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 3000 ईसा पूर्व से प्राचीन काल में कि
हम लोग वहां पढ़ेंगे इंडस बाद कौन आर्यंस कब आए, ईरान कब आए, वो लोग क्या क्या किए, उन सभी चीजों के बारे में प्राचीन में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है मध्यकालीन भारत कब से है, तो 700 ईस्वी से 1700, मतलब कालीन 700 ईस्वी 1700 ईस्वी तक, इसमें हम लोग भारत के मध्यकालीन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टॉपिक सी क्या है, तो पीरियड अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, पीरियड अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज कब में आए और कितने सालों तक राज्य किए हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भी अवधि रही है, तो 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, मतलब भारत राष्ट्र में, और 1947 तक राज्य की थी, किस तरीके से थी, किस तरीके से उन लोगों ने राज किया, किस कहाँ कहाँ कंपनी, जैसे सूरत में बिठाया, बंगाल में बिठाया, कहाँ उनकी कंपनियां बैठी और फिर धीरे धीरे उस राज्य को वो लोग हड़पे और वहां पे राज किए, इन सब चीजों को हम ताली, ठीक है, 1700 ईस्वी से 1947 तक, इतना हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अवधि। या मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत हम मानते हैं अभी तक को, कब से अभी तक को, तो 1947 से आजाद हुआ उसके अभी तक के 2025-26 जो भी चलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में 1947 के बाद देश आजाद, तो कितने युद्ध हुए, क्या क्या भारत में प्रगति हुआ, ठीक है, विकास हुआ, और भारत कितनी बार सफल हुआ, कितना असफलताएं उसके मतलब राष्ट्र के हाथ में आई, उन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। सफलता और असफलता का मतलब ये होता है कि जैसे 1962 का युद्ध, ठीक है, 1965 का युद्ध, 1999 का युद्ध, इन सभी युद्ध में भारत का क्या दशा रही, सफलता रही, क्या प्रोग्रेस रहा, क्या विकास रहा, और इसमें तथ्य क्या है। 1947 के बाद भारत अगर किसी मतलब किसी अन्य राष्ट्र के साथ ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसमें भारत की स्थिति क्या रही, ठीक है, उसका डेवलपमेंटल प्रोग्रेस मतलब क्या रहा, ठीक है, विकास कैसी रही, विकास में मतलब हंसी में कैसी रही, इसकी जीडीपी कितना बढ़ोतरी कितनी हुई भारत की, इन सब चीजों को देखेंगे। और जीडीपी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मॉडर्न मतलब अगर आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक भारत में तो पहले तो हम लोग बहुत पीछे थे, अभी कैसे हैं, वो प्रोग्रेस कैसे, किस जगह, मतलब कैसे प्राप्त हुआ, किस किस सन में प्राप्त हुआ, कब कब जीडीपी आगे बढ़ी, कब कब लोवेस्ट हुई, कब कब क्या क्या उत्पादन हुआ, किन किन चीजों से बढ़े, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे मॉडर्न इतिहास में। ठीक है, 1947 के बाद भी भारत का एक अलग ही इतिहास रहा है अभी तक का देखे तो। ठीक है, ये हो गया निम्नलिखित अवधि, फॉलोइंग पीरियड में। ये दो टॉपिक हो गए, भूगोल हो गया और इतिहास हो गया। तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका कल कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चर मतलब, कल्चर आप जानते हैं संस्कृति, कल्चरल कल्चरल मतलब हो गया सांस्कृतिक, हेरिटेज ऑफ इंडिया हो गया मतलब विरासत। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक। कल्चर, देखिए हम बोल भी नहीं पा रहे, कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो चैट में लिख दे, हैंड रेज कर दे, ठीक है, किसी को भी कोई। दो टॉपिक हो गए, भूगोल और इतिहास हो गया। तीसरा जो प्रश्न पूछ सकता है, तो तीसरा टॉपिक ये है
भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सांस्कृतिक विरासत यही है। तो पहला भाई, भारत की सांस्कृतिक विरासत में पहला क्या है, ए क्या है, तो ये है इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान। टॉपिक क्या है भाई, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत में, तो भाई भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं, उसमें कितने अनुभाग, कितने अनुसूची रही, कितने लोग शामिल रहे, ठीक है, कौन कौन। भी पिछली बार कौन आ गया, अरे यार हट गया था क्या, आवाज आ रही है? आवाज जा रही है मेरी? क्या हो रहा है मेरे में से शायद। हम लोग तीसरे टॉपिक में थे, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत, मतलब कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उसमें पहला ए टॉपिक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम देखेंगे कि भारत में कितने संविधान हैं, ठीक है, मतलब कितने अनुच्छेद हैं, एक ही संविधान एक ही है, ठीक है, तो कितने अनुच्छेद हैं, उस अनुच्छेद में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने बार हुए, किन किन कारणों से संशोधन हुए, और क्या क्या नए चीजें लागू हुई, ठीक है, और किन कारणों से संशोधन होने की, और उसमें किन किन चीजों का, और उसमें सांस्कृतिक विरासत देखेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत का मतलब ये होता है कि मतलब किसी राइट्स में क्या क्या शामिल किया गया संस्कृति विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को। कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। दूसरा हो गया फंडामेंटल राइट्स। दूसरा क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है भाई, तो यह है मौलिक अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को क्या कहेंगे, मौलिक अधिकार। कितना है मौलिक अधिकार, वो हम इसमें देखेंगे। और दूसरा उसके बाद क्या है, सोसाइटी एंड द नेशन, समाज और राष्ट्र। समाज और राष्ट्र में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे सामाजिक राष्ट्र स्तर पर हमारा समाज क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। पंच डेवलपमेंट चल रहे हैं, स्टडी के लिए क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में वो पढ़ें, मतलब खूब पढ़ें खूब बढ़े, जैसे अपने यहाँ, और उससे भी एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो यह वो प्रश्न किससे रिलेटेड था, हम कैसे जानेंगे, जब हमें यह पाठ्यक्रम पूरा तैयार, इन पूरे पाठ्यक्रम को हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि तैयार रखिए, अगर जब ये पूरा पाठ्यक्रम हमें तैयार रहेगा तो हम समझेंगे कि किस टॉपिक से और कौन कहाँ से पूछा है। जैसे हमने भूगोल को बताया तो भूगोल से पूछा है, इतिहास से जो मैंने बताया इतिहास से पूछा है, कि इधर कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया से पूछा है। जब हमें सारे टॉपिक तैयार रहेंगे तभी हमें पता रहेगा कि हाँ यह प्रश्न पूछा कहाँ से है। इसलिए पाठ्यक्रम का तैयार होना बहुत ही, ठीक है। तो सोसाइटी एंड द समाज और राष्ट्र, तो राष्ट्र समाज के बारे में पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे प्रश्न पढ़ना है, वो पूरे टॉपिक और नोट्स पूरे दिए जाएंगे आपको।
देखते हैं कि भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत में आगे क्या है, चुनौतियां, मतलब चैलेंजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये देखेंगे कि इस कौन कौन सी पार्टी कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं राष्ट्र को लेकर। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी का मतलब दो चीजों से चलता है, सदन जानते ही हैं। तो उनमें क्या क्या होता है, कौन कौन से अधिकारी हैं, क्या क्या, कौन अध्यक्ष है, लोकसभा राज्यसभा कैसे चलती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, और कौन कौन सी पार्टी किस किस सन में, मतलब इतिहास से भी इसमें जोड़ेंगे। इतिहास से इसलिए जोड़ेंगे कि कब कौन से पार्टी, मतलब जो भी, चाहे भाजपा हो, चाहे एनडीए हो, चाहे हम ऐसे बोल, क्या किया राष्ट्र के लिए, कौन युद्ध हुए उनके समय में, किस किस अवधि में क्या कार्य उन्होंने किया है, उन सब चीजों को भी हम इसी इंडियन डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र की चुनौती, और लोकतंत्र की चुनौती सबसे सबसे बड़ा चुनौती क्या है, लोग उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत राष्ट्र है वो लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो लोकतंत्र के बारे में भी हम देखेंगे। अवर सोसाइटी, प्रॉब्लम्स इन अवर सोसाइटी, हमारे मतलब हमारे समाज में समस्याएं क्या हैं, पानी की समस्या है, किस शहर में है, ठीक है, भूमि किस, ठीक है, खनिज उत्पादन की समस्याएं हैं, ठीक है, और की भाई समस्याएं हैं, एग्रीकल्चरल समस्याएं हैं। तो इन समाज से भी एक दो प्रश्न पूछते हैं, जैसे ये पूछते हैं कि अभी जैसे वो हो रहा है ना, पतन हो रहा है, तो उन सब चीजों को देखेंगे वो लोग कि भाई हम लोग, मैं स्वयं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, इन सब से भी प्रश्न आते हैं। तो उसमें बस ढूंढ फर्स्ट पेपर से, और पढ़ने की जरूरत क्या है ज्यादा, क्योंकि हमारे क्या प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, मतलब समस्याएं हमारे समाज में बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन हमें रिटन एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, वो चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं। अभी तो मैं पाठ्यक्रम समझा रहा हूँ, बस आप लोग को समझ में आ जाए तो सारे टॉपिक को आप आगे जो भी पढ़, मतलब टॉपिक चलेगी, तो यह हमारे समाज में समस्याएं क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। बात क्या है, बात क्या है, एफ है। ठीक है, एफ में क्या है, तो नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन में तो बहुत बड़ी समस्याएं होती है। नेशनल इंटीग्रेशन में भाई पटेल ने पूरे राष्ट्र को एक राष्ट्र करने की, बहुत सारे राज्य तरीके से, तो उन राज्यों को एकजुट कैसा किया, एकजुट कौन किया, तो सरदार पटेल ने किया, बहुत लोगों ने, लाल बहादुर शास्त्री, मतलब मिलजुल को, उसको कहते हैं राष्ट्रीय मतलब नेशनल नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय करण पर समस्याएं क्या है, उसमें समस्याएं हैं, क्या है भाई, मणिपुर हिंसा देख रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम हिंसा देख रहे हैं, इन सभी चीजों की समस्याएं हमारे राष्ट्र में होती रही हैं। ठीक है, तो ये जी, जी लास्ट है, इधर देखेंगे, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, तो यह भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कितनी, जबकि पिछले साल एक प्रश्न पूछा था जीडीपी, जीडीपी मतलब, हालांकि नॉर्मल प्रश्न था कि रिलेटेड कुछ प्रश्न रहते हैं। उसके बाद ये पूछा था कि खनिज उत्पादन से भी पूछा था, तो खनिज उत्पादन में कितनी स्थिति, भारत की क्या, प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इनसे कह रहा हूँ कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया मतलब भारत की अर्थव्यवस्था से भी बहुत प्रश्न, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा आज का सेशन पूरा अभी तक क्या चला, पहला पहला था जियोग्राफी, दूसरा इंडियन हिस्ट्री, तीसरा था कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब चीजें समझ में, किसी को कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकता है।
आवाज क्या रुक रुक के, ठीक है। अच्छा, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया बताओ ना, हम उसको फिर से रिपीट करते हैं। कहाँ पर? अच्छा, हम फिर से समझा दें क्या? फिर से रिपीट कर दें? माइक हटाकर बोल दिया करो तुम लोग, ठीक है? केवल लगे हो किसको आज, थर्ड वाला। अच्छा, जा रही है, अच्छा, ठीक है। वो पूरा क्लियर करूं, फिर से करूं? अभी आवाज जा रही है? लड़का कौन है? अभी करके है, सेकंड पेपर। सेकंड पेपर क्या भाई? पहले जो आवाज नहीं आई है वो देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला, अभी आवाज प्रॉपर जा रही है ना? अच्छा, ठीक है, ध्यान से सुनो। हम लोग लिए उस रिसोर्सेज क्या है, क्या पढ़ना है वो देख लिए। दूसरा हम लोग देख लिए इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हमें कौन कौन से पीरियड, मतलब अवधि काल पढ़ने हैं, वो हम लोगों ने देखे। तीसरा आया एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब भारत और सांस्कृतिक विरासत में हमें क्या पढ़ना है। तो पहला इसमें ये टॉपिक क्या थे, टॉपिक ए में है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कितने अनुच्छेद है, जैसे 348 अनुच्छेद, 10 अनुसूची, कितनी अनुसूची हुई है, कौन, उस मौलिक अधिकार कितने हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, कितनी बार संशोधन हुए, किस कारण से संशोधन हुए, और उस संशोधन में क्या प्रगति का कार्य किया भारत राष्ट्र के लिए, ठीक है। उन सब चीजों को हम कहाँ से देखेंगे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बी टॉपिक, बी में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य में क्या क्या आते हैं, कितने अनुच्छेद है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, उन सब चीजों को भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, उदाहरण एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, आप लोगों को। उस पर इन सभी टॉपिक पे अच्छे नोट्स हैं। टेस्ट हर संडे को लिया जाएगा। हर संडे को टेस्ट आप आज भी होमवर्क दूंगा, ठीक है। उस होमवर्क का मतलब ये होता है कि आप उसको याद करें, और उसमें देखिए लिखा होगा, पढ़ने के बाद उसमें सबमिट करें कि हाँ यह मैंने याद कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि व्यू करके छोड़ देना है। मैं अभी 2 दिन पहले से भी इसमें डाल रखा है, और बहुत लोग आज जुड़े नहीं है। जो लोग भी आज जुड़े नहीं होंगे उनका, अगर वो कभी फोन कर रहे हैं, आपको मैसेज करते हैं, तो इसमें आप लोग उनको बता दें कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। खैर ये तो आगे की बात है। दूसरा हो गया फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य इत्यादि। उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया, और मूल कर्तव्य हम कहाँ से लिए, इन सब चीजों को देखेंगे। द नेशन, मतलब समाज और राष्ट्र। समाज, हमारी समाज में कैसी संस्कृति है, कैसे सांस्कृतिक चीजें हैं, उन सब चीजों को देखें। ये राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा है, सोसाइटी एंड द नेशन, समाज और राष्ट्र। समाज कैसा है हमारा, तो कैसी सांस्कृतिक चीजें हैं, और संस्कृति कैसी है हमारी, इन सब चीजों को देखेंगे। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर में जैसे साउथ का कल्चर अलग हुआ, ठीक है, वहां का नृत्य अलग हुआ। हमारे यूपी में देखेंगे कि जैसे यहाँ का नृत्य अलग हुआ, ठीक है, और यहाँ की चीजें अलग हुई, संस्कृति अलग हुई, भाषा परिवर्तन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सब चीजों को हम देखेंगे सोसाइटी एंड द नेशन में, मतलब समाज और राष्ट्र में। डी ऑप्शन, डी क्या है, तो डी में है चैलेंजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब जो भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, ठीक है।
भारतीय लोकतंत्र की चुनौती क्या है भाई साहब? तो प्रश्न ये तो इंटरव्यू में भी यही कहते हैं कि मतलब लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे राष्ट्र में चल रहे हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर भड़काने, मतलब सामाजिक स्तर पर भड़काने का काम कर क्या-क्या करती हैं। जैसे संभल मुद्दा हो गया, मणिपुर हिंसा हो गया, नागपुर हिंसा हो गया, ठीक है? अयोध्या मामला हो गया। इन सभी हिस्सों को लिए क्या कहा जाता है? एक लोकतांत्रिक चुनौती, जो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के स्तर पे। आतंकवाद सबसे बड़ा नाम ले लीजिए, आतंकवाद, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, चुनौतियाँ भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ रही। दूसरा देखिए लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, ठीक है? हमारे समाज में समस्याएँ। समस्याएँ तो बहुत है हमारे समाज में, ठीक है? जल की समस्या है, खाने की समस्या है, भुखमरी है, ठीक है? बेरोज़गारी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में क्या है? गंदगी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन उन समस्याओं में प्रश्न हमें क्या इम्पोर्टेंट करता है? कौन से टॉपिक को तैयार कर पूछते हैं। अभी तक प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी से प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 5-7 सालों में। 2 प्रश्न आए हैं। 1-2 प्रश्न पूछा होगा, तो 3 प्रश्न हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया सोसाइटी, इसको भी हम इसका भी नोट्स तो हम बनाए हैं, मतलब भेजेंगे। दूसरा एफ हो नेशनल इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था अभी, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकीकरण। मैंने आपको बताया कि 1947 के बाद भी कई इस राष्ट्र में अलग ही थे, ठीक है? राजनीतिक दल के कुछ बड़े बड़े लोगों, ठीक है? तो कैसे मिलन हुआ उसका, कैसे उसका एकीकरण हुआ, ठीक है? एकीकरण में कौन-कौन सी चीजें आते क्या हैं, उन सब चीजों को हम देखेंगे और कब-कब संशोधन हुआ। जैसे संविधान संशोधन होने 370 हटा, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उन संशोधन में ये के ऊपर तय नहीं, कल्चर एंड करेज ऑफ इंडिया है ना, चीजें चलती हैं। इतिहास भूगोल आपका बदल सकता है, जैसे खनिज उत्पादन, ये सब चीजें क्या होती है, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, वेजिटेशन, ये सब बदल सकता है, ठीक है? मिनरल्स, एग्रीकल्चर, सब चीज बदल सकती है। इतिहास में भी मिडिवल पीरियड में क्या था, एशियन पीरियड में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब से आई तो उसमें क्या था, मॉडर्न इंडिया में क्या था, तो वो सब चीजें तो हो चुकी हैं और वो चीजें बदल सकती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो चीजें बदल, राष्ट्र एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक संविधान संविधान से चलता है। तो जब हम संविधान से चलते हैं तो संवैधानिक चीजें क्या-क्या होंगी, ये समझने की मतलब ये को ऐसे समझे कि इसमें हमें क्या कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? कैसे इसमें संवैधानिक चीजें पूछे जाएंगी, ठीक है? तो उन सब चीजों को समझिए। अगर पूरा पाठ्यक्रम तैयार रहा आपको ना, तो हर एक नोट्स अगर आप ये पूछे, आप ऑटोमेटिक रिले अरे ये यहाँ से पूछा है, ये कहाँ से पूछा है, ये यहाँ से पूछा है, आप उस चीजों को कर लेंगे को, ठीक है? तो गया आपका इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या आया? इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था क्या है भाई? तो भारत की अर्थव्यवस्था हम देखेंगे कि भारत के जीडीपी कितनी है, जीएसटी कहाँ-कहाँ है, ठीक है? वो हम देखेंगे। समझ में आया? आवाज जा, अमन, शिवानंद, सूरज, अभी सब लोग बताएं, जा रही थी ना? टॉपिक समझ में आया ये?
ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम देखेंगे तो आगे, ठीक है, करेक्ट बात आपको मैं बता दूं कि जो का परमानेंट एड्रेस कहीं और होगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस कहीं और होगा, और करंट एड्रेस में आप लोग कहीं रहते हैं, कहीं कोई चला गया, कहीं कुछ चला गया, ठीक है, तो करंट होता है। किताबें बताएंगे, ठीक है, करंट में। और जो इम्पोर्टेंट चीज, जी टॉपिक्स आ गया, बट आवाज वैसे ही आ रही है, आवाज नहीं जा रही है अभी ढंग से। अमन, आवाज नहीं जा रही है तुम्हें? आवाज सुन, ठीक है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स ठीक। बाकी मैं बुक बता दूंगा कि किसकी क्या पढ़नी, घटना चक्र की आय दृष्टि लेनी है आप लोगों को, किस कहाँ से किस किस टॉपिक, तो बहुत बड़ी है, बहुत मोटी होगी, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है, जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स अभी क्या क्या चल रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इवेंट्स ये होते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए और उनके, और तो इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसे पॉलिटिकल इवेंट कहते हैं। राष्ट्रीय क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात क्या हुई, ठीक है, अभी एस जयशंकर के साथ वहां गए तो वहां टैरिफ प्लान की जो बात हुई यूएस से द्वारा, तो किस तरीके से बात हुई, ठीक है, क्या क्या लागू होंगे हमारे राष्ट्र पे, उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इवेंट, ठीक है। लेटेस्ट इवेंट में क्या आता है, तो लेटेस्ट इवेंट पे आता है कि अभी कौन सी चीजें चल रही हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले चला था ना, क्या चला था कि G20, ठीक है, आए थे ना भारत में, ये लेटेस्ट इवेंट होंगे। इसके अलावा और भी क्या, जैसे वड़क्कम काशी अभी चल रहा था, काशी में ही आप लोग हैं देखे होंगे, ठीक है, और गुजरात में अभी जो चल रहा था वंतारा को लेकर, एनिमल को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, उन सब चीजों को लेटेस्ट इवेंट में आते हैं, ये करंट के प्रश्न है, ठीक है। मॉडर्न एंड रिसेंट डेवलपमेंट, मतलब अभी तत्काल में, जैसे भारत में कौन यूपी में कहते एयरपोर्ट, और यहीं बनारस में आपका स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, तो उन उन चीजों को कौन लेकर आया और कब हुआ, ये इन सब चीजों को क्या देखेंगे आप लोग डेवलपमेंट में। डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, मतलब भारत किसी देश के साथ एक्सरसाइज करता है, उस डिफेंस मतलब क्या आता है, नेशनल इश्यूज में क्या आता है, एक्सरसाइज में क्या आता है, राफेल कहाँ से आया था, जो उस समय करंट का था मुद्दा, उस समय दो थे, ठीक है, इस समय अभी जो दो अस्त्र शस्त्र आए हैं वो कहाँ से आए हैं, एक्सरसाइज जो अभी देश के साथ चल रहा है, यह हम लोग क्या देखेंगे, डिफेंस में देखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक मतलब ये चीजें समझ आएंगे। फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको बताया, जैसे अभी टैरिफ लागू कर रहा है ना यूएस से, ये फॉरेन पॉलिसी होगी। कनाडा ने में अपने एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी को हटा दिया, ठीक है, ये चीजें देखेंगे। तो उसमें और अभी जो मुद्दा चल रहा है इधर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इन सब चीजों को जो मुद्दाएं चल रही हैं, उन सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे। ये फॉरेन पॉलिसी में है, तो उसमें भारत क्या लागू किया दूसरे राष्ट्र को लेकर, और दूसरा राष्ट्र भारत को लेकर क्या लागू किया, उन सब चीजों को हम देखेंगे किसमें, फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। करंट यहाँ पे दूंगा, उन सब चीजों को आपको पढ़ना है और देख लेना है, ठीक है, फॉरेन। आगे हम देखते हैं आर्ट, साइंस एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। तो भाई कला, विज्ञान और संस्कृति क्या है, कला, विज्ञान, संस्कृति में क्या प्रश्न पूछा, जैसे कला में यह पूछेगा कि अभी जो एक दो प्रश्न पहले प्रश्न पूछ चुके हैं कि भारतीय सिनेमा में सबसे अभी तत्काल में किसको अवार्ड मिला, ठीक है, और कांस चल रहा है अभी, उसमें कौन भारत से गया, किसको मिला सबसे
बड़ा पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र में, उन सब चीज़ों को तत्करेंट में भी पूछते हैं, ठीक है? और इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्ट, साइंस एंड कल्चर, ठीक है? साइंस मतलब अभी किसी को कौन-कौन से पुरस्कार जो पुरस्कार इत्यादि में मिलते हैं, उसमें भी 1-2 बार प्रश्न पूछे हैं, चीज़ों को देखें, ठीक है? टॉपिक का नोट्स करंट का मैं नोट्स बनाया ही नहीं हूँ हालाँकि, क्योंकि मैं सोचा था करंट का आप लोग को बता दूँगा और इसका नोट्स क्या है, नोट्स नहीं है, मॉक टेस्ट केवल है, किताबें बताकर। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आर्ट एंड विज्ञान और संस्कृति, कला, विज्ञान और संस्कृति, उसके बाद स्पोर्ट्स आ गया। स्पोर्ट्स में हम देखेंगे कि जैसे पिछली बार पूछा था कि खेल पुरस्कार, ठीक है? जैसे शिखर धवन था, उसको मिला था, अभी किसको मिला है, ठीक है? उन सब चीज़ों से 1-2 प्रश्न पूछते हैं। 1-2 प्रश्न करंट से 100% रहेगा स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स की हर एक चीज़ें देखें। इवेंट कहाँ हो रहा है, जैसे ओलंपिक कहाँ हुए, टी20 या वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, इन सब चीज़ों को लेटेस्ट कब हुआ पिछला और कहाँ होगा, ठीक है? ये सब चीज़ें देख लेनी है स्पोर्ट्स की तो 100% चीज़ें देख लेनी है, ठीक है? ये खेल हो गया। पॉलिटिकल इवेंट्स आपको बता ही दिया, ठीक है? और लेटेस्ट इवेंट आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया पॉलिटिकल इवेंट हो गए कि पॉलिटिकल इवेंट अभी कहाँ भारत में कौन-कौन से इवेंट चल रहे हैं, लेटेस्ट इवेंट हो गए। भारत के राज कौन-कौन सी चीज़ें नियम लागू किए हैं, उन सब चीज़ों को हम किसमें देखेंगे? राजनीतिक या नवीनतम में देखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखते हैं दूसरा। दूसरा हो गया इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन, ठीक है? ये करंट और उसके अलावा भी 1-2 साल के पहले क्या चला, ठीक है? ये सब चीज़ें देखेंगे क्योंकि इससे भी पूछे एक प्रश्न पूछा था यूएफपीएआई, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशन का जो फंड है ऐसे करके भूखमरी का, उसमें क्या लागू करता है? ऐसे प्रश्न पूछे थे, 2-3 प्रश्न ऐसे पूछे थे, मतलब 2-3 बार ऐसे प्रश्न पूछ चुके हैं। तो वह किसमें आता है? वह अंतरराष्ट्रीय के यूनाइटेड नेशन सेक्शन में आता है, ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र से सेक्शन में आता है, उसको भी देखना ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र कला संघ क्या पूरे राष्ट्र के लिए और भारत के लिए कि भारत से लेकर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र दूसरा हो गया कि नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया मतलब भारत के पड़ोसी देश, भारत में भाई। तो पाकिस्तान में अभी बलूच और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में अभी कैसे तख्त पलट हो गया, अभी यहाँ पे कैसे तख्त पलट हो गया, इन सब चीजों को हम देखेंगे। इन सब श्रीलंका में अभी जैसे हो गई भी और तख्त पलट हो गया था, बहुत सारी चीजें हो गई थी। ये नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया मतलब भारत के इर्द गिर्द क्या चल रहा है, उन सब चीजों को भी हम देख मालदीव का वो और वहाँ के जो बदले, ठीक है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो बदले, तो उसके बाद भारत पर क्या मतलब क्या प्रभाव करता है और भारत ने उस पर फिर क्या लागू किया। भारत अपनी तरफ से राजदूतों को भेज कर या क्या बोलना बताया कि हम क्या करेंगे। इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे 1-2 प्रश्न हर साल पूछते हैं, ठीक है? तो नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, ये एंड इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, मतलब करेंट प्रॉब्लम्स एट लेवल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम वर्तमान समस्याएं देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम वर्तमान की समस्याओं को देखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान की समस्याएं क्या हो सकती हैं, ठीक है? नेशनल लेवल, ठीक है? सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन चीज समझिए। जैसे एक सिचुएशन हमारी व्यक्तिगत होती है और दूसरी सिचुएशन ये होती है जो पूरी फैमिलियर होती है, ठीक है? तो उसी प्रकार से करंट प्रॉब्लम, तो घर में हम मणिपुर हिंसा हो, चाहे संभल हिंसा हो, चाहे अयोध्या हिंसा हो, चाहे पुणे हिंसा हो, चाहे नागपुर का भी हिंसा हो, कोई भी चलता रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन राष्ट्र
जब दूसरे राष्ट्र से प्रॉब्लम करता है, जैसे चीन जब वो घुस रहा है, इंटरनेशनल लेवल की वर्तमान की समस्याएं हैं, भूखमरी जैसे अभी पानी की दिक्कत पड़ जाए पूरे राष्ट्र की प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है, लेकिन यह इंटरनेशनल लेवल की है। क्यों? क्योंकि हम लोग डब्ल्यू मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड से भी जुड़े हुए हैं। भारत एक राष्ट्र छोटा मोटा तो है नहीं, उन सब चीजों से जुड़ा है, तो ये वर्ल्ड लेवल की बात हो गई ना। भारत एक छोटा सा राज्य थोड़ी है कि छोटे से कोने में कहीं से पड़ा है कोई। इंटरनेशनल में प्रॉब्लम को भी देखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे हम, फिर इसमें देखिए आ गया आर्ट, साइंस एंड कल्चर। जैसे मैंने अभी नाम लिया था कांस फिल्म पुरस्कार, वो नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है, ठीक है। ऑस्कर हो गया, वो नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है। क्यों? क्योंकि इसके पहले पूछा था नाटू नाटू करके एक सॉन्ग है, वो ऑस्कर के लिए कब गया उसको। तो ये सब चीजें हम देखेंगे आर्ट में, ठीक है। साइंस में देखेंगे, कोई भी साइंस फिक्शन की हर एक चीज को ले सकते हैं, विज्ञान की चीजें हम। आर्ट मतलब हो गया कला, कला के क्षेत्र में मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए कि कैसे प्रश्न पूछे हैं पिछले साल, और किस तरीके से उसमें प्रश्न पूछते हैं, ये ठीक हो गया। संगीत, संगीत के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो मिल सकता है। कला कुछ भी होता है, जैसे नृत्य हो गया, ठीक है। यहाँ की नृत्य शैली कहीं किसी संस्कृति के लिए दिया गया, क्या किया गया, उन सब चीजों के कहाँ मतलब अपनी संस्कृति को लेकर, कला को लेकर हम किस राष्ट्र में डांस किए, नृत्य किए, और उसको प्रदर्शित किए, प्रस्तुत किए और वर्णन किए, उन सब चीजों को भी देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे प्रश्न पूछे हैं, इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान की चीजें कि हम भारत में ऐसी कौन सी वैज्ञानिक नेशनल लेवल की हो रही हैं, मतलब वो अदर तक जा रही हैं, वो क्या हो गया, साइंस, ठीक है। और उसके बाद आ गया कल्चर, ठीक है। कल्चर क्या है भाई? तो भाई कल्चर जो भी आपकी सांस्कृतिक विरासत है, यूनेस्को द्वारा उसे संभाला गया, तो क्या होगी, वर्ल्ड लेवल की होगी, इंटरनेशनल लेवल की होगी, उन सब चीजों को देखना है, ठीक है। स्पोर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेशनल मतलब आईसीसी कब हुआ, ठीक है, वर्ल्ड कप कब हुआ, डब्ल्यूसी होने वाला है, ओलंपिक कब हुआ, और ओलंपिक में कितने पदक आए, ठीक है, कौन कब लेकर आया, कितना पदक लेकर आया, कितने स्वर्ण आए, कितने क्या पद मिला, क्या क्या पुरस्कार मिला, उन सब चीजों को लेट चीजों को देखेंगे कि कितने इवेंट चल रहे हैं, क्या क्या इवेंट करंट की चीजें हैं, ये इसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये प्रथम जो फर्स्ट पेपर था उसकी पूरी पाठ्यक्रम को हमने थोड़ा आपको बताया है, ठीक है। पूरे समझ में ना आई तो मैसेज करेंगे, और अगर समझ आ गई हो तो पाठ्यक्रम याद कर लेंगे, क्योंकि मैं कभी भी बीच में पूछ सकता हूँ। और आप लोग को एक बता दूं कि जितने भी, कोई आज बोल नहीं रहा है, सब केवल मैसेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा भाई। ये लाइव क्लास है, तो इसमें आपको सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आज तो चलिए पहला क्लास था, इसके बाद, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखना है। आगे देखते हैं, आगे है सेकंड, क्या लिखा हुआ, सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र पर भारतीय सेना धार्मिक शिक्षक की भर्ती से संबंधित सभी धर्मों का, रिलीजियस टीचर्स मतलब सभी। तो हमें किस इसमें क्या देखना है, तो हमें देखना है, अरे जहाँ रेड है वहां पे जब टच करेंगे तो 100 कलर ये जो देखिए आपका रेड रेड दिख रहा है, उस पर टाइप करेंगे, नीचे होगा तो ये माइक होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा, और क्या।
अरे सबके पास दिख रहा है उससे क्या मतलब है अमन, तुम्हारा खुल रहा है कि नहीं ये रेड रेड है उस सभी को दाबोगे। चलो ठीक है, पहले सब पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हैं। पहले इसमें बीच में लेते समय कैसे अनम्यूट करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये देख लेना, ये स्वयं मत पूछो, थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ चलिए, तो यह हो गया दूसरा दूसरा प्रश्न पत्र में हम सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो हिंदुज्म। हिंदुज्म मतलब हिंदू धर्म, ठीक है। हिंदू धर्म हमारे लिए है, हमारे लिए मतलब यहाँ पे कोई सिख धर्म या इधर उधर धर्म से तो है नहीं, ठीक है। सब तो हिंदू धर्म की बातें करते हैं। तो हिंदू धर्म में रिचुअल्स आते हैं, रिचुअल्स मतलब धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान कह सकते हैं, अनुष्ठान कर्मकांड इत्यादि जो आप सभी कराते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हिंदुइज्म में सबसे पहला क्या हुआ टॉपिक, रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब अनुष्ठान या कर्मकांड क्रियाएं, ठीक है। तो उसमें ये है, ये मतलब नामकरण। पहला क्या है, नामकरण। नामकरण संस्कार कब करना चाहिए, किस पर, देखिए इसमें बहुत सूक्ष्म चीजें दी हैं। नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, अंत्येष्टि, ग्रह शांति एवं हवन, स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म मतलब हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में, ठीक है। उसमें क्या दे दिया है भाई, तो हिंदुइज्म ऑफ एग्जाम्पल रामचरितमानस, गीता, उपनिषद, महाभारत, पुराण, ईटीसी, दैट्स इट। मतलब इसमें बहुत छोटी चीजें दे दी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दे दिया है क्या क्या है, डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस मतलब कि मतलब बोलना, प्रवचन देना, ज्ञान देना, ठीक है। उसके बाद दे दिया है मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, किसी को समझाना। तो ऐसी चीजें तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे तो इतने तो प्रश्न पूछते नहीं सेकंड पेपर से, और सेकंड पेपर से ही आपकी मेरिट बननी है। क्या बननी है सेकंड पेपर से, तो मेरिट बननी है। तो जब सेकंड पेपर से मेरिट बननी है तो आपको लगता है कि प्रश्न पत्र अगर पुराने में दिखाऊं आपको तो आपको लगेगा कि केवल इतने ही चीजों से पूछा है, नहीं, क्योंकि संस्कृत वाङ्मय बहुत बृहद है और ये लोग केवल दिए हैं 4-5 टॉपिक, ठीक है। इसके पहले भी दिखा दे रहा हूँ, उसमें ये तो इस्लाम का हो गया, सिख का हो गया, ठीक है। अपना तो खत्म, इधर देख रहे हो, इधर बुद्धिज्म आ गया, ये क्या है, क्रिश्चियन का है, ये क्या है, बुद्धिस्ट का है, ठीक है। इधर देखो सिख का है, इधर क्या है, इस्लाम का है, ठीक है। और अपना क्या है, हिंदुइज्म। अपना हिंदुइज्म केवल इतना है, तो वो भी केवल यहीं तक है, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक। ये तो तुम्हारा हो गया क्या कहते हैं, डिस्कोर्सेस और मोटिवेशन मतलब प्रेरणा और प्रवचन के बारे में, ठीक है। ये तो सेकंड पेपर में पूछता मतलब सेकंड पेपर में बहुत कम पूछता है, ये तो उसका है। फर्स्ट पेपर में 1-2 प्रश्न पूछता है या तो इंटरव्यू के प्रश्न हो गए। लेकिन आप ये बताओ कि हिंदुइज्म में केवल रिचुअल से काम चल जाएगा, में बहुत बृहद है। मैं एक नोट्स आज शाम को स्टेट मटेरियल में, ठीक है, वो पूरे नोट्स को सब लोग रोज पढ़ेंगे भी हैं, और सारी चीजें हैं वो नोट, तो उन सब चीजों को थोड़ा देखना है, ठीक है। मेरी आवाज जा रही है ना, ये बता पहले। उसको इनेबल कर दो, तुम्हारे में तुम अगर वीडियो ऑन कर रहे हो तो डिजिबल बता रहा है, क्या बता रहा है ऐसा, डिजिबल को इनेबल कर दोगे, आने लगेगी, मतलब मेरे पास आने लगेगी, सबके पास जाने लगेगी। देखो इसमें अभी एक लड़का
मुझे दिक्कत हो रही है, मैं वो थोड़ी बता दूंगा वो क्या कैसे होगा, ठीक है आप सभी को। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, ठीक, कि रिचुअल या, लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है क्योंकि हमको मेरिट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या उसमें पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, बता हूँ। पेपर का पाठ्यक्रम मेरे अनुसार है, भारतीय सेना के अनुसार यही है जो आप लोग को दिख रहा है, जिसमें हिंदुइज्म में है, मतलब और रिचुअल्स है, मतलब अनुष्ठान या धार्मिक क्रियाएं में। ए हो गया नामकरण, ठीक है, बी हो गया यज्ञोपवीत, और सी हो गया विवाह, ठीक है, डी हो गया अंत्येष्टि, और ई हो गया गृह शांति एवं हवन। इतना ही है। उसके बाद दूसरे में आ गया स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म के ग्रंथ। उसमें स्क्रिप्चर्स में क्या है, एग्जांपल के तौर पे तो रामचरितमानस, गीता, महाभारत, पुराण आदि, ठीक है, इतना ही। लेकिन मैंने पाठ्यक्रम बनाया है सेकंड पेपर का, मैं यहाँ पे होमवर्क और उसको आप पूरा याद कर लेंगे प्रॉपर, ठीक है। जो आज मैंने फर्स्ट पेपर बताया इसको भी, और जो सेकंड पेपर का पाठ्यक्रम बताया आप पूरी तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज, ये चीजें ओके। दोबारा देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चीजें मैं करके दूसरा मैं रहा हूँ आप लोगों को कि क्या कल से पढ़ेंगे, कल क्या पढ़। और एक बात, हो सकता है समय चेंज हो जाए, कुछ लड़के जो हैं, ठीक है, वह कह रहे हैं कि भैया मुझे सवेरे पूजा रहता है, किसी का जाप है 10 बजे तक, कोई कुछ कह रहा है। कल मैसेज किए हैं 2 लड़के कि भैया हमारा जप है सवेरे 9-10 बजे तक, खर्चा भी संभालना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हो सकता है मैं दोपहर में क्लासेस कर दूं। तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो, जितने लोग अभी हैं तो बता दें, मैसेज कर दें, दोपहर में अगर क्लास हो जाए तो 1 से 5 के बीच में या 12 से 4 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो सकता है चेंज कर दूं, ठीक है, चेंज करूंगा ही, क्योंकि वो कुछ लड़कों को दिक्कत ये हो रही है कि भैया सवेरे पूजा है, मंदिर जाना है, ये करना है, वो करना है, पेट का सवाल है, बहुत सारी चीजें वो लोग बोल रहे थे, ठीक है। आइए, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखना है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या चीजें देखेंगी वो देख लीजिए आप लोग। भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल विविधताओं से भरा हुआ है, मतलब हाँ, मैंने ये बताया, ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स है केवल पढ़ने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। उन सब चीजों में हम क्या देखेंगे, उन सब चीजों को आप देख लीजिए, ठीक है। तो उपमहाद्वीप का भूगोल में क्या क्या चीजें देखेंगे, होंगे। जैसे भूगोल में हम उपमहाद्वीप में देखेंगे, उपमहाद्वीप में लिखा टॉपिक लिखी हुई है, लेकिन मैं बता देता हूँ 4 टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। पर्वत श्रृंखला, अगर हम अपना भारत का मैप देखें तो ये जो पर्वत हिमालय चोटी है वो चीजें को देखेंगे, ठीक है। हिमालय मतलब पर्वत श्रृंखला में हम हिमालय से शुरू करेंगे, राष्ट्र हैं, ठीक है, राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, भारत, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब चीजों को देखेंगे। ये भौगोलिक क्षेत्र हैं। पर्वत श्रृंखला से स्टार्ट करेंगे, फिर ये जैसे पर्वत श्रृंखला हो गया और मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रेगिस्तान, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेगिस्तान। पहला टॉपिक भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या पढ़ना है उन सब चीजों को बता रहा हूं, जिससे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ठीक, और समझ में ना आए तो फिर से पूछ लेना। तो पहला हम टॉपिक उपमहाद्वीप में क्या पढ़ेंगे,
पर्वत श्रृंखला, ठीक है, उसके बाद मैदानी मतलब ठीक है, रेगिस्तान के बाद हम पढ़ेंगे तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र मतलब तटीय क्षेत्र जो नीचे निचली, ठीक है, उन उन चीजों में वन कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कैसे क्षेत्र है वह, उन सब चीजों। महाद्वीप में विश्व के 7 महाद्वीपों के नाम भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र और निहितार्थ में हम पढ़ेंगे। भौगोलिक क्षेत्र जो है ये, इससे हम पढ़ेंगे के बारे में, ठीक है। की बात में आप बताया हूँ, उसमें जो टॉपिक 1 है उसके बारे में बताता हूँ। अगर वो पाठ्यक्रम तैयार हो गया तो हम जो भी पढ़ाएंगे वह आप लोग को समझ में आएगा। अभी अगर याद भी, जिसको जिसका दिमाग तेज होगा, जो याद कर लिया होगा पाठ्यक्रम बताते वक्त, पाठ्यक्रम तैयार कर लिया होगा, उसको समझ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पर्वत श्रृंखला हो गया, दूसरा हो गया मैदान, तीसरा हो गया रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र, फिर उसके बाद हो गया भौगोलिक क्षेत्र और इसके निहितार्थ, ठीक है। जैसे इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब भौगोलिक उसके निहितार्थ, उसके निहितार्थ में क्या आएंगे, तो विश्व के 7 महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया, अंटार्कटिका, इन सब चीजों को हम किस में पढ़ेंगे, इस चीज में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चीज में हम क्या पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मानसूनी आगमन, ठीक है, और पठार जो होते हैं, काराकोरम दर्रा हो गया, ये सब चीजें कहाँ कहाँ है, खदान कहाँ कहाँ से हैं, इन सब चीजों के हम, इस सब चीजों को हम क्या कहाँ पढ़ेंगे, तो हम भौगोलिक, मतलब ये टॉपिक कौन सा है, टॉपिक ए, जियोग्राफिक रीजन एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो उस भारत की स्थिति क्या है, उन सब चीजों को हम जानेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया जलवायु परिस्थितियां, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि में हम कुछ चीजें और ऐड की हैं अपने नोट्स में, के भूगोल का सामान्य परिचय, ठीक है, उसमें मैंने ये बताया है कि भारत नाम कैसे पड़ा, ठीक है, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, फिर उसके बाद वह स्थिति, मतलब वो इतिहास से मैं जोड़ने का प्रयास किया हूँ कि मतलब अब ये भौगोलिक क्षेत्र कैसे हैं ये तो हम बता देंगे, ठीक है, ऊपर ही इन सब टॉपिक में आप पढ़ लेंगे, लेकिन भारत है कैसा, ठीक है, उससे भी एक दो प्रश्न पूछते हैं, सामान्य परिचय, ठीक है, इतिहास और भूगोल को एक साथ मर्ज करके मैंने एक नोट्स बनाया है छोटा सा, तो उसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कि धीरे धीरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का विकास हुआ और उसमें इतिहास का हाथ ये चीजें रहा, ठीक है। वो थोड़ा अपनी चीजें होती हैं कि दोनों चीज को एक साथ कैसे तैयार करना, तो उसको मैंने थोड़ा सा जोड़ा है, उन सब चीजों को आप जब पाठ्यक्रम तैयार रखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हो गया, और हाँ, टाइम टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में आप लोग ये जो ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ नीचे दिया हुआ टाइम टेबल, कौन से दिन कौन कौन सी कक्षा चलेगी, तो उन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट कंडीशन में जलवायु परिस्थितियां हम पढ़ेंगे, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं, मानसूनी जलवायु कब आता है, हिमालयी क्षेत्र कौन से हैं, शुष्क जलवायु क्या है, शुष्क वर्षा क्या है, ठीक है, आर्द्र जलवायु क्या है, किधर से आती है, कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ बहती है, उन सब चीजों को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया पर्यावरण, 9:30 बज गया, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, आज पहला दिन था, ठीक है। तो पाठ्यक्रम तो आप लोगों को बता दिया मैंने, पाठ्यक्रम आपको समझ में आ गया, ठीक है, पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। अब कोई चीजें रह गई हो, कोई चीजें न समझ में आई हो, कोई चीज पूछना हो तो भी बता दीजिए। पाठ्यक्रम समझ में आया सबको, जितने लोग हैं सब मैसेज करें जी, या नहीं तो बोलें, बताएं सब लोग कि हाँ हो गया भाई, समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया, बोलो सब लोग, मैसेज करो तुरंत। और एक चीज, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके ओके ओके। एक चीज और दिखाना था तुम लोग को, कहाँ गया, पिन कैसे, अरे हम्म,
आप यहाँ इस चीजों को पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। छोड़िए यहाँ से क्या ही दिखाऊं, वो भी नहीं रहा, ठीक है। मतलब होमवर्क में आपको सिलेबस दिया गया है कि पाठ्यक्रम को तैयार रखें, तो पाठ्यक्रम को कर लें। और जो भी लोग फीस जमा नहीं किए हैं भाई साहब, शाम तक फीस जमा कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग देखिए अपना समझिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, नोटिस बोर्ड में आपको नोटिस दिया गया होगा कि क्या देना है, क्या करना है, ठीक है। ऑफलाइन कक्षा 1 बजे से चलेगी, जो लोग बनारस में हैं, जो नज़दीक में हैं, वो आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, राम राम।